हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बिहार में अब तक हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज्योग्राफी से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका सब्जेक्ट में ज्योग्राफी है, भूगोल है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका सिलेबस में अगर ये ज्योग्राफी पढ़नी है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर झारखंड में आप सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या बिहार में बीपीएससी टीआरई की एग्जाम कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज देखा जाए कि लगभग तो सभी एग्जाम में ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो उन सभी एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका। तो ध्यान दीजिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे निहारिका। ठीक है, हमारे जो सौर मंडल के जो भाग हैं उनमें से ग्रह आते हैं, बौने ग्रह आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्काएँ आती हैं, धूमकेतु और खगोलीय धूल जो होते हैं वो सब शामिल होते हैं। जबकि यहाँ पे निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। तो आपको याद रखना है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछा जा सकता है इसमें से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जो सौरमंडल का भाग है उसको आप याद रखें। ठीक है, जैसे ग्रह है, बौना ग्रह है, उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्काएँ हैं, धूमकेतु हैं, ठीक है, खगोलीय धूल है, ये सभी जो है ये इसमें सौरमंडल में शामिल होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे चाहे तो डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल ये सिर्फ दिया हुआ है कि सौरमंडल का लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी तो बता दिया, यहाँ पे जो डिटेल्स दिया वो मैंने पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे पढ़ना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। सवाल है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। 179 है, 180 है या 178 है। ठीक है, तो सही इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 179। ठीक है, कैसे ज़रा समझते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं अगर ये मेरा ग्लोब है, ठीक है ना, तो एक्चुअली में देखेंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक ये विषुवत रेखा खींची गई हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री पर है, इसके ठीक ऊपर 1 डिग्री पर खींचा गया है, 1 डिग्री पर, तो ऊपर में 90 ऐसी ही रेखाएँ खींची गई हैं। लेकिन रेखाएँ खींची गई 90 और नीचे भी इसी तरीके से 90 अक्षांश रेखाएँ खींची गई हैं। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180, और प्लस में एक विषुवत रेखा कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगा। राइट, अब सवाल है कि 179 कहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये सर्कल इस तरह से हम जब खींच रहे होते हैं ग्लोब पर, ठीक है, तो खींचते खींचते बीच में देखेंगे कि ध्रुव पर, पोल पर एक इस तरीके से बिंदु बन जाता है। अब इस बिंदु को आप लोग अक्षांश रेखा नहीं बोल सकते हैं, रेखा होने के लिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो अक्षांश रेखा इस तरह से जो बन रहा है वो एक यहाँ पे क्या बन जाता है, एक पॉइंट बन जाता है, बिंदु बन जाता है। ठीक है, तो वो वाला आप काउंट नहीं करेंगे। तो एक ऊपर नहीं काउंट होगा और एक नीचे काउंट नहीं होगा। अर्थात दो जो ध्रुव वाला जो ध्रुव पर जो खींची गई 2 रेखाएं हैं वो एक बिंदु की तरह है, तो उसे 2 लेस करना होता है। तो कितना हो जाएगा, 179। ठीक है, इसीलिए आप जब भी देखेंगे तो इसके सवाल का जो जवाब आता है वो कितना आता है, 179 आता है। राइट, आए समझ में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर होगा 179। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से और भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो अक्षांश रेखाएं वो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये जो रेखाएं की जो होती हैं वो समानांतर खींची गई हैं। ठीक है, समानांतर मतलब क्या, कि देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, इसको समझिए, जैसे कि ये रेखाएं और ये रेखाएं दोनों के बीच में क्या है, अंतराल क्या है, इक्वल मिलेगा चारों तरफ। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो समानांतर खींची गई हैं। जबकि आप देखेंगे जो देशांतर रेखाएं वो पैरेलल नहीं हैं, क्योंकि देखेंगे जगह ध्रुवों पर दोनों जगह के क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारा विषुवत रेखा, ये हमारा क्या है, ये देशांतर रेखा है। तो यहाँ से देखेंगे कि देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्थान यहाँ जा कर के इस केंद्र या ये ध्रुव पर जा कर के दो एक दूसरे से क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। तो ये समानांतर नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप कि इस यहाँ पे विषुवत रेखा पर यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है ना, जबकि ध्रुवों पर क्या बिल्कुल ही नगण्य है, 0 है।
ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो दोनों का जो डिफरेंस है वो तो ध्यान ही रखना है। ठीक है, कि कितना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, आप चाहे तो डिटेल्स देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। एक मानक रेखा एक मानक ग्लोब पर एक अंश का अंतराल पर कुल 179 रेखाएं हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव की ओर क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा पर होती हैं। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाएं कुल संख्या कितनी है, 360 है। यानी कि ग्लोब पर देखा जाए ये वाला जो देशांतर रेखा बारे में बात हो रहा है, ये वाला वो कितना है, 360 है। अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है 179। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। सवाल है कि ब्रह्मांड में जो पल्सर है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है। ठीक है, क्या है ये, घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये घूमता हुआ एक न्यूट्रॉन तारा है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे डिटेल्स भी थोड़ा सा देख सकते हैं। लिखा है ब्रह्मांड में पल्सर एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सवाल है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है या सूर्य है। क्वेश्चन को सिर्फ क्या किया गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। एक्चुअली में क्वेश्चन ये है कि पूछा जा रहा है कि सौरमंडल का जो प्रमुख जो है ना वो कौन है। सबका मतलब कर सकते हैं कि जो है ना वो मेन मुखिया कौन है। तो हम लोग सभी जानते हैं मुखिया कौन है, सूर्य ही है। ठीक है, क्योंकि इनसे ही सबको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, सूर्य की रोशनी मिलती है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा होगा दिया हो तो। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है थोड़ा सा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं थे, कौन थे। सिंपल सा सवाल कि सर्वप्रथम खोज किसने किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं। इससे पहले क्या था, ऐसी मान्यता थी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं। लेकिन वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम बताया या खोज किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, अभी एक नया रिसर्च में भी पता चला है कि सूर्य भी जो है वो क्या कर रही है, एक सेंटर मास कहीं है जो उसका चक्कर लगा, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक नया शोध में पता चला है। खैर उसका भी हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसमें न्यूज़ में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसने ऐसा बताया। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि कॉपरनिकस ने सबसे पहले से बताया था, अर्थात यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख सकते हैं। डिटेल्स में क्या दिया है कि 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित निबंध, ठीक है, में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि छठी शताब्दी हो गया, यहाँ पे शताब्दी या शती ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ब्राह्ममिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना। सोचिए कि उसके बताने से 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था, कौन, ब्राह्ममिहिर, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो कॉपरनिकस ने बताया, कब बताया था, 1514 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना, 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या फिर 25 करोड़ वर्ष। तो ध्यान रखेंगे 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष लगता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स भी दिया है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करते हैं क्या लिखा है।
सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। कहने का मतलब क्या है कि सूर्य भी क्या है, तारा ही है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। ठीक है, गैलेक्टिक केंद्र की से लगभग 7.94 KPC या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ठीक है, परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। ध्यान रखना है कि परिक्रमा की यह अवधि को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अतः निकटतम विकल्प के रूप में डी यहाँ पे अभिष्ट सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 87 है, 88 है, या फिर 89 है, या 90 है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे में देखेंगे कि हमारे अंतरिक्ष में लगभग 88 तारामंडल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जाकर के ही आप देख सकते हैं इन तारामंडल को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। सवाल है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। क्या है? सप्तऋषि है, मृग है, वृश्चिक है, या फिर वृष है? आसान सवाल है, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे दादा दादी से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सप्तऋषि। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? सप्तऋषि है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। कौन ऐसे हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? सिंपल सा सवाल। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि सौरमंडल में केवल 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिससे कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन? मरकरी और वेनस, अर्थात बुध और शुक्र। ठीक है, 2 ही ऐसे हैं ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह का चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, जो ग्रह का चक्कर लगा रहा होता है उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो बुध है और जो आपका शुक्र है उसका कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो उसको चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, तो 2 ध्यान रखना आपको, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन ध्यान रखना है? एक तो बुध याद रखना है और एक शुक्र को याद रखना है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में है। सौरमंडल में केवल 2 ग्रह हैं जो कि एक बुध है और एक शुक्र है, या कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 हैं जबकि नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं जिसमें टिट्रॉन एवं नेरिड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। ठीक है, ये तो आप लोग पता ही होगा। ठीक है ना, प्लूटो ग्रह पहले था ना, 9 हम लोग का उपग्रह मानते थे हम लोग कि सॉरी ग्रह कितने थे? 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया था, क्योंकि जो कंडीशंस थे, जो शर्तें थी, उसके अनुसार वो पालन नहीं कर पा रहा था। कौन? प्लूटो ग्रह, जिसकी वजह से ये इसको बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया, इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी कितने हैं उपग्रह? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, या पृथ्वी है? सही आंसर होगा यहाँ पे शुक्र ग्रह। ठीक है, वैसे होना कौन सा चाहिए था? बुध ग्रह होना चाहिए था, क्योंकि ये शुक्र देखेंगे कि सन के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, तो गर्म भी यही होना चाहिए था, लेकिन है कौन सा? शुक्र ग्रह है। क्यों? क्या कारण है?
तो यहाँ पे देखेंगे कि उसका वो जो बनावट है उसका माने कह सकते हैं शुक्र जो बनावट है ना, तो उस बनावट की संरचना की वजह से देखेंगे कि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है। ठीक है, इससे अगर ये एक मोटा मोटी उदाहरण देकर समझाना चाहें हम, तो हम ये कहें कि अगर ये मान लो कि अगर हम धूप में एक लोहा को रख दें और एक सिंपल सा लकड़ी को रख दें, तो ज़्यादा हीट जाकर छुएंगे 1-2 घंटा के बाद, तो ज़्यादा आपको गर्मी महसूस किससे होगी? लोहा में ज़्यादा गर्म दिखेगा या फिर लकड़ी देखने को मिलेगा? तब कहेंगे सर ये लोहा वहाँ ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से बनावट जो है वहाँ का, ठीक है, शुक्र ग्रह का जो वहाँ पे उसको ज़्यादा गर्म करता है। ठीक है, भले ही बुध ग्रह जो है वो सूर्य के नज़दीक में है। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही है। डिटेल्स में है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग कितना है? 464 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो या सुबह का तारा हो या शाम का तारा हो, कुछ ही पूछ लिया जाए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? शुक्र ग्रह होगा, वेनस होगा। ठीक है, ध्यान समझना है। इवनिंग स्टार बोले या मॉर्निंग स्टार बोले या सुबह का तारा बोले या भोर का तारा बोले, ठीक है, आंसर हमेशा क्या होगा? शुक्र ग्रह होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया? एक्चुअली में इसे इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं या मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं? तो देखेंगे जब भी सूर्य डूबने के तुरंत बाद या सूरज उगने से थोड़ा सा पहले, ठीक है, देखेंगे कि एक तारा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है उसी दिशा में। जैसे कि शाम का समय, तो शाम के समय में इधर देखेंगे, पश्चिम की दिशा में देखेंगे कि सूरज डूबने के बाद एक चमकता हुआ तारा दिखेगा, वही है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो इसीलिए इसे इवनिंग स्टार कहा जाता है या मॉर्निंग स्टार या सुबह का तारा या भोर का तारा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, डिटेल्स फिर देख लेते हैं हम लोग क्या दिया है इसमें। कहता है कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या मॉर्निंग स्टार या शयन काल का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। मंगल के लाल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा कि मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि के साथ बृहस्पति अरुण एवं वरुण वलयों से युक्त ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखना, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वो तो पता ही होगा, जबकि शनि के साथ बृहस्पति अरुण एवं वरुण वलयों से युक्त होते हैं, ग्रह हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश, यानी जो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, बचपन से पढ़ाया जाता रहा है हम लोग को, कितना बताइए जरा? 8 मिनट लगभग, है ना? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल्स देख सकते हैं। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है, अर्थात सही विकल्प निकटतम जो उत्तर है वो सी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर, सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना दिन लगते हैं? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगते हैं? ठीक है, 365 दिन, 365.25 दिन, या 25 दिन नहीं कह सकते, मतलब 365.25 दिन, 365.50 दिन, या फिर 365.75 दिन। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, अगर यदि दशमलव में दे रखा है तो इसका मतलब है कि 365 दिन तो कदापि नहीं होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लमसम में 365 दिन और लगभग 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यदि हम, क्या दिया हुआ है? 365 दशमलव का यदि हम बदल दें तो क्या लिखा जा सकता है? 25/100। ठीक है, यानी कि 365 बटा यहाँ पर लिख सकते हैं 25 चौक 100। ठीक है, अब 1/4 है, इसको जब हम, ये इतना तो दिन आ गया, तो एक दिन में कितना होता है? इसको चेंज कर दे तो घंटा में, तो ये 4/24 से गुना कर देंगे तो 4×6 = 24, आने की लगभग देखेंगे 365 घंटा, 365 दिन 6 घंटा निकल करके आएगा। ठीक है, तो हम लोग को तो पता है कि 6 घंटा आता है लमसम में, तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। डिटेल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया हुआ है, फिर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्या दिया हुआ है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट, ठीक है,
और साथ में 9.51 सेकेंड का समय लगता है। पूरा एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है यहाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सौर वर्ष को और क्या किस नाम से जाना जाता है, तो सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव, ठीक है, से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः इतना दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और इतना सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट यानी कि 9 मिनट के स्थान पर अब लिया जा रहा है 13 मिनट। तो इतना सेकेंड या कह सकते हैं 9.5 सेकेंड के स्थान पर लिया जा रहा है कितना, इतना सेकेंड की गणना की गई है। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। दो कर्मागत उपसौरों के बीच के समय को क्या कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना है कि दो कर्मागत उपसौरों के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई 3 प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती हैं। सवाल है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती हैं। 49 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर या फिर 79 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे डिटेल्स के बारे में, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है कि पृथ्वी का विषुवत रेखा की जो परिधि है वो कितना होता है, लगभग मान सकते हैं कि 40,090 किलोमीटर, ठीक है। इस दूरी को पृथ्वी अपने धुरी पर 23 घंटा 56 मिनट में तय कर लेती हैं, मान सकते हैं अप्रॉक्स में 24 घंटा, ठीक है। जब इसे डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे तो निकल करके आएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है, प्रति मिनट, ठीक है, लेकिन आंसर हमारा यहाँ पे क्या निकल के आया है फिलहाल 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसे जब हम चेंज करेंगे प्रति मिनट में तो क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा। कहने का मतलब ये 1670 क्या निकल रहा है, प्रति घंटा निकल रहा है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, प्रति मिनट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रति मिनट करने के लिए हम इसे 60 से डिवाइड करना होगा। और जब उसे 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 4 16, 6 7 42, ठीक है। तो लगभग 27-28 के अप्रॉक्स में आपका यहाँ निकल करके आएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको पता है, ठीक है, कि विषुवत रेखा की जो लेंथ है यानी कि जो परिधि है वो कितना है, तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लगभग 24 घंटा में क्या करती हैं, एक चक्कर कंप्लीट करती हैं अपना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 अंश अक्षांश के पास, यानी कि कह सकते हैं सिंपल सा इक्वेटर के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, ठीक है, यानी कि जो भारत वाला जो देख रहे हैं ना 27 डिग्री कर्क रेखा जो क्रॉस हुआ है वहाँ पे, या फिर 50 डिग्री अक्षांश के पास, या फिर 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो कहाँ पे अधिक संभावना है कि वहाँ पे मरुभूमि हो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 23 डिग्री अक्षांश के पास है ना, ये ज़्यादा संभावना रहता है कि वहाँ पे आपको मरुभूमि होने की संभावना हो, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कहता है पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का जो विस्तार है वो 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियाँ हैं, कौन कौन। पहला है 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायुदाब का पाया जाना, यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती रहती हैं, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान रखना है कि महाद्वीपों के पश्चिम तट के मरुस्थल 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं, ठीक है। क्या है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है।
महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कैलिफोर्निया जो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, साथ ही पश्चिमी सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में है, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, और नामीब दक्षिण अफ्रीका, इसी प्रकार के मरुस्थल हैं, ये ध्यान रखना है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, थर्ड में दिया है पर्वतों की विष्टि छाया क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल एक है डेथ वैली, पेटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में है, और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में है कि महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से ग्रस्त है, इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो कि कहाँ है, यूएसए में है, और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल जो चीन और मंगोलिया में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे 4 पॉइंट। ठीक है, जो पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है, एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ये सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी धारा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होता है, कोरियोलिसिस बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको चाहें तो आप डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आसान सा सवाल है क्योंकि ये बहुत पुराना सवाल है, इसीलिए पहले इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहें तो क्रम याद कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आकार की दृष्टि से, है ना, उसको क्रम में लगाएं। तो सबसे बड़ा कौन सा है, आपका पहले नंबर पर है बृहस्पति, इसके बाद है शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। ठीक है, लेकिन पृथ्वी देखेंगे कि 5वें नंबर पर आता है, राइट। इसके बाद है शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है, फिर है इसको तो छोटा ग्रह बुध ग्रह, ये ध्यान रखना है। व्यास इसका लगभग कितना है, 4879 किलोमीटर। ठीक है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, वैसे इसका याद करने का एक सिंपल सा मेथड क्या है कि याद कैसे करें। तो देखिए, अगर आपको क्रम याद है, ठीक है, क्रम मतलब कि दूरी के क्रम यानी सूर्य से बढ़ते क्रम में अगर याद है तो अभी आप याद रख सकते हैं इसको आसानी से। कैसे, अब देखेंगे कि सबसे पहले ग्रह कौन सा आता है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बुध ग्रह आता है। ठीक है, बुध के बाद फिर कौन आएगा, बुध को छोड़िए, बुध के बाद बृहस्पति को छोड़िए, शुक्र आएगा। शुक्र के बाद फिर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर हमारा है पृथ्वी। ठीक है, इस बार फिर शुरू कहाँ से करना है, मंगल से। मंगल, फिर बुध को छोड़िए, बृहस्पति को लेकर के आइए, फिर शुक्र को छोड़िए, शनि को लेकर आइए, और फिर अरुण वरुण। ठीक है, लेकिन अब जब आकार के क्रम में पूछा जाएगा, आकार के हाँ आकार की दृष्टि से पूछा जाएगा तो शुरू करेंगे आप बृहस्पति से। कहाँ से, बृहस्पति से, पहले बृहस्पति होगा, ठीक है, फिर शनि होगा, फिर अरुण वरुण। देखिए यहाँ पर क्रम से है। ठीक है, जब बड़े ग्रहों की बात करें हम तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर होगा शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। यहाँ तक हो जाएगा 4 को, आपको याद हो रहेगा। इसके बाद फिर 5वें नंबर पर जाना है, पृथ्वी है अपना। ठीक है, इस बार फिर शुक्र आएगा, और सबसे छोटा अगर आपको अगर याद है कि बुध है तो उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा पहले क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, सवाल है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी, मंगल, शुक्र या शनि। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका शनि ग्रह। ठीक है, इसका घनत्व जो है वो सबसे कम है। ठीक है, डिटेल्स दिया होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ पे शनि का दिया हुआ है 687 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, 687 किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, आने कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब आयतन का अगर निकालेंगे तो उसका जो वजन होगा वो कितना होगा, वहाँ पे 687 किलोग्राम होगा। ठीक है, पृथ्वी के बारे में बात करें, अगर 1 मीटर क्यूब जो बनेगा उतना आयतन, उतना आकार का यदि उठाते हैं वहाँ से जो भी कुछ होगा
वहाँ से पदार्थ जो भी उठाएंगे तो उसका जो वजन होगा वो होगा 5514 किलोमीटर, सॉरी किलोग्राम। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे सनी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। देखिए 2022 का सवाल है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे निफे, निफे मतलब क्या होता है, एन क्या होता है निकेल, और एफ से होता है फेरस। ठीक है, यानी कि फेरम भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, निकेल और जो दिख रहा है फेरम, इसी में तो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, शनि जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या फिर 84 वर्ष। तो ध्यान रखना है आपको, लगभग 30 वर्ष या 29.5 वर्ष कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ देखें तो जरा यहाँ पे, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर परिक्रमा लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है, अतः निकटतम जो विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। अब सवाल है यूरेनस के बारे में। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ क्या देखें, यहाँ पे देखें हम लोग कि शनि जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो लगभग 30 वर्ष मान के चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग यूरेनस के बारे में, तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि लगभग 84 वर्ष का समय लेता है, कितना, 84 वर्ष, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लगभग में है ये। ठीक है, एग्जैक्ट देखेंगे तो यहाँ पे 83.7 होगा यहाँ पे। ठीक है, जबकि अपने एज पर बात करें तो ये कितना समय लेता है, ये 17.2 घंटा। ठीक है, और इसके उपग्रह कितने हैं, तो इसके उपग्रह की जो संख्या वो 27 है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। अब सवाल ये है कि जियोडेसी क्या है, किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जियोडेसी पृथ्वी के आयाम की माप से है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के आयाम की माप से है, क्या कहलाता है, जो पृथ्वी के जो डायमेंशन है उसका माप है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोडेसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। बताना यहाँ पे कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है। उत्पादक हिरन है, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है, गौण उपभोक्ता घास है और अपघटक जीवाणु है। बताना है कौन जोड़ा सही सुमेलित है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अपघटक को क्या कहेंगे हम लोग, जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। ठीक है, जीवाणु को क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएंगे, तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में वे सभी आएंगे जो क्या खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, प्लांट वगैरह खाते हैं। ठीक है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी खाने वाले जीवों को हम लोग कह सकते हैं कि वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक है, अब द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता खाने वाले जो जीव होंगे उसको खाने वाले को क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सही सुमेलन कर दिया गया है। उत्पादक जो होगा घास कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन, देखिए हिरन क्या है, एक शाकाहारी है, शाकाहारी जंतु है, इसे प्राथमिक उपभोक्ता में रखा जाएगा। अपघटक जीवाणु है, जो चीज़ों को अपघटक कर दे, खा पी करके जो है ख़त्म कर देता है, उसे क्या कर सकते हैं, जीवाणु। और द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, तेंदुआ। तो देखिए हिरन क्या है, हिरन जो है, तेंदुआ जो है वो हिरन को खा सकता है, यानी कि तेंदुआ एक मांसाहारी प्राणी है, तो उसे हम लोग किस में रखेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या फिर आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ये उत्पादक के बारे में बात करें। ठीक है, उत्पादक। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद फिर याद रखेंगे द्वितीयक, द्वितीयक, और इसके बाद फिर याद रखें आप अपघटक। ठीक है,
जैसे उत्पादक में आ जाएगा घास, ठीक है, घास प्लांट वगैरह जितने भी हैं सभी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको जो खाएगा उसे कहा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। इसको खाने वाला मान लेते हैं हिरन, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है। इस बात हम बात करें अगर हिरन, अब इसको कोई खाने वाला, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है ना, तेंदुआ हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बाघ एक समय के साथ जब वो मर जाएगा, ठीक है, तो इसको जब खा करके जो खत्म करेगा उसको क्या कहेंगे, अपघटक कहेंगे, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता अगर ये मान लेते मर जाता है, या प्राथमिक उपभोक्ता भी मरता है, उसको जब खा के कोई खत्म कर रहा है, उसको खा करके मिट्टी बना रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अपघटक कहेंगे, ठीक है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है, यूरोप का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, या दक्षिण अमेरिका का। ध्यान रखिएगा, सही आंसर यहाँ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसका जो भूभाग है सबसे कम है, यानी सिंपल सा सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पूछा गया ये सवाल यही था कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग सबसे कम यानी न्यूनतम क्षेत्रफल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। दो तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और एक शीत कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि इसमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, टैगा है, सवाना है, पंपास है, या प्रेरीज है। तो आपको याद यहाँ पे रखना है, सवाना जो घास है ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बात करें टैगा का, पंपास का, प्रेरीज का, ये सभी घास जो है वो शीतकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। और बात करें हम सवाना कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये अफ्रीका में देखने को मिलेगा, जबकि उत्तरी अमेरिका में बात करें तो यहाँ पे प्रेरीज देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास मैदान के प्रेरीज, और दक्षिण अमेरिका के घास मैदान को क्या कहा जाता है, पंपास, ठीक है। ये हमने कई बार आपको हम कई वीडियो में हमने बताया रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चांद, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य। आसान सा सवाल है ना। क्या हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य हो जाएगा इसका सही आंसर। पृथ्वी और सूर्य के दूरी को, औसत दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय इकाई, ठीक है। अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स भी देखा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। सवाल है, भौगोलिक अपरदन की चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। ऑप्शंस दिए हुए, ए होल्म, WM डेविस, SW उलटरीच, या कोबर। ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पे WM डेविस, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। डिटेल्स देख सकते हैं, लिखा हुआ है, क्या लिखा है, WM डेविस ने भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वाल्टर पैंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, एनालिसिस। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक जो समय है, स्टैंडर्ड जो टाइम निर्धारित किया जाता है, उसका आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ध्यान रखिएगा, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। किसी स्थान का जो मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है वो प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो 0 डिग्री पर है, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखेंगे 180 डिग्री पर है। और यहाँ से देखेंगे कि जो तिथि होता है ना, तारीख जो होता है वो डिसाइड होता है, ठीक है। समय के बारे में जब भी बात होगा तो प्रधान मध्याह्न रेखा आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, डिटेल्स दिया हुआ है इसको देख सकते हैं।
प्रधान देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इसको एक ध्यान में रखिएगा, ग्रीनविच देशांतर रेखा यही है, ठीक है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, देखिए ना, शून्य अंश यानी 0 डिग्री समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देखिए है ना, 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि प्रधान मध्याह्न रेखा किन देशों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा देश है, तो ये 8 जो यहाँ पे दिए हुए 8 देश, इसको जरूर याद रखिए। एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पहला यूके है, स्पेन है, माली है, टोगो है, फ्रांस है, अल्जीरिया है, बुर्किना फासो है और घाना है। ये 8 देश का नाम आप रट ले जाइए, जैसे भी रटना है, जैसे भी याद करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन प्रधान मध्याह्न रेखा से देशों से होकर नहीं गुजरती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 हमको याद रखना है। यूके है, स्पेन है, माली है, टोगो है, फ्रांस है, अल्जीरिया है, बुर्किना फासो है, घाना है। देखिए, याद हमको लगता है कि याद करने से बेहतर है कि इसको आप मैप पर देखिए, क्या प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गई हुई है। एक बार उसको नज़र में बैठा लीजिएगा, वहाँ से देशों को पढ़ लीजिएगा, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो याद करने से बेहतर है मैप पर देखिए, आसान हो जाएगा आपकी चीज़, आपके लिए चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जिसे भूटान की राजधानी है, ये थिम्पू भूटान में है ना, थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजने का समय है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो भूटान में है, ठीक है, स्थानीय समय निर्धारित करना है कि वहाँ का स्थानीय समय क्या होगा जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर का 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी कि 360 मिनट, ठीक है। तो इसे घंटा में जब चेंज करेंगे तो कितना निकल जाएगा, लगभग 6 घंटा। तो कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा, 6 का आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे हम लोग बढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे PM हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। बात समझ में आया, सिंपल सा है, आपको सिर्फ याद ये रखना है, याद क्या रखना है कि 1 डिग्री में 1 डिग्री पृथ्वी को 1 डिग्री चक्कर लगाने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है, ठीक है ना। कैसे आया 4 मिनट, ये भी बता देते हैं। हम जानते हैं कि कुल 360 डिग्री चक्कर लगाने में एक चक्कर पूरा करती है कितने घंटे में, 24 घंटा में। एक चक्कर मतलब कितना डिग्री, 360 डिग्री। इसे जब डिवाइड करेंगे तो निकलेगा, जो इसे डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा ये 15 डिग्री में 1 मिनट में, ठीक है, सॉरी 1 घंटा में, हाँ 1 घंटा में निकल जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री 1 घंटा में, तो इसको 60 मिनट भी लिख सकते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो वो निकल जाएगा 1/4, यानी कि 1 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट में। तो ये याद रखना, 1 डिग्री रोटेट होने में, घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 90 डिग्री आगे है, ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री आगे है, तो हर 1 डिग्री घूमता है कितना समय में, 4 मिनट में। तो 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360 मिनट। उसको घंटा में चेंज करेंगे तो 6 घंटा। अब 6 घंटा मतलब कि 12 बज रहा है, तो आगे चल करके आगे है। अगर ये पीछे होता, पूरी देशांतर बोलता, तो 6 घंटा घटा देते। पूरी देशांतर बोल रहा है हम लोग आगे, मतलब कि ये थिम्पू आगे है ग्रीनविच से, तो इसका मतलब इसका समय भी आगे होगा। जैसे भारत देखेंगे ये 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है, 5.5 घंटा, तो थिम्पू कितना आगे है, 6 घंटा, इस अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। सवाल है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये कर्क रेखा जा रही होंगी और इधर कहीं ना कहीं मानक रेखा इधर से ये क्रॉस कर रही होंगी। तो जिस बिंदु पर कट रहा होगा उस पठार कोई पड़ता होगा वहाँ पे, उस पठार का नाम बताना है आपको, ठीक है। जैसे लोग जानते हैं ना, ये भारतीय मानक रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। बाकी आप लोग जानते हैं 8 राज्यों से इधर से होकर के कर्क रेखा जाती हैं। उन 8 राज्यों का नाम भी याद रखे होंगे आप, मित्र पर गमछा झार वाला ट्रिक से, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं उस जगह का नाम बताना है, ठीक है। किस पठार को काटती हैं, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड।
तो आपको याद रखना है कि बघेल खंड के पास पठार के पास लिखेंगे कि कर्क रेखा भारतीय मानक समय को रेखा जो है वो एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। बघेलखंड पठार कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ में, ये तो पता ही होगा आपको। पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। यह दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं। भारतीय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो हमने बता ही दिया। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ट्रिक किया इसका, मित्र पर गमछा झाड़, उससे निकल जाएगा आपका 8 राज्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। हिमालय, आल्प्स, रॉकी, हिंदुकुश या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, या एक से अधिक होगा। एक से अधिक तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि जो दिया गया है ऑप्शन में, उसमें सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला वो है रॉकी। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते दिया जाए, क्या दिया है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हालांकि अब बात करें प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी कौन सा है, तो ये रॉकी है। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, निम्न में से दिए गए ऑप्शन में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये रॉकी है। लेकिन अगर पूछा जाता विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो ये हो जाएगा आपका एंडीज पर्वत, जो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, याद रखना है आपको। प्रश्न में निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, तथा इसका उत्तर सी होगा। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रीज, जिसका लगभग 90% भाग समुद्र के नीचे है। ठीक है, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, सवाल है, क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। क्राल जो है एक प्रकार की निर्मित संरचना है। दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की, पूर्वी यूरोप की, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका का है। क्राल एक प्रकार की निर्मित संरचना है जो कि कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि क्राल दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बालों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। ठीक है, क्राल जो है वो दक्षिण अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बालों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिए क्राल क्या है। ठीक है ना, लकड़ियों और झाड़ियों से बनाए गए हैं, मवेशियों के बालों के चारों तरफ लगाते हैं ना गोलाई में इस तरीके से चारों तरफ, तो उसे ही क्या कहा जाता है, क्राल। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? सवाल है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? भारत में है, रूस में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या फिर कनाडा में है? तो याद रखना है आपको, दिए गए ऑप्शन में कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ई ऑप्शन। ठीक है, इसका डिटेल्स देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों यानी कि 15 मीटर या अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की संख्या का लगभग आधा चीन में है। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांधों में 57% भारत और चीन में है। ठीक है, जबकि वहाँ पे उस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ना तो भारत है ना चीन, तो दिया है, भारत तो दिया लेकिन चीन नहीं दिया है। ठीक है, और हम बात की आधा से ज़्यादा, तो आधा से ज़्यादा देखेंगे कि चीन में और भारत में है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है, सुनरान है, टकलामकान है, या फिर अटाकामा है? तो ध्यान रखना है आपको, अटाकामा जो है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है इसको ध्यान में रखिएगा, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अटाकामा कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट है,
तुम्पा लपले, देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, तुम्माल प्ले कुछ लिखा हुआ है। खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर केरल में? ध्यान रखिएगा ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, एपी में स्थित है ये। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 2011 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग ने यहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि की है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या फिर अटलांटिक महासागर से होकर? ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पे प्रशांत महासागर से होकर के, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची गई है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, सवाल यही पूछा जाता है कभी कभी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से खींचा जा सकता है, स्थल से या फिर सागर से, है ना, तो या दोनों से, दोनों स्थानों से। तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये जो खींचा जाता है वो सागर से, महासागर नहीं कह सकते हैं, स्थलीय यानी कि जलीय भाग से खींचा जाता है हमेशा, ठीक है। इसमें स्थल जो होता है वो भाग नहीं लेता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। डिटेल्स में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा होती हैं जो 2 कर्मागत कैलेंडर दिनों को अलग करती हैं। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई भी स्थल भाग पड़ता है उसे मोड़ दिया जाता है, जहाँ पर कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। कहने मतलब जैसे कि देखेंगे इस तरह से आ रहा है, अब यहाँ पर स्थल पड़ गया तो उसको क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए सुने होंगे आप इसे एक और नाम से जानते हैं, जिगजैग लाइन, है ना। तो क्या करता है, इसको जहाँ पे स्थल मिलता है या फिर कोई टापू मिलता है, कोई द्वीप मिलता है, उसको क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है, विक्षेपित करके थोड़ा बगल से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, अफ्रीका होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विश्व का नहीं पूछा है, दिए गए ऑप्शन में पूछे गए हैं, तो अफ्रीका का सही आंसर होगा। लेकिन देखा जाए तो एशिया जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा जाए तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इतना इसका वर्ग किलोमीटर है। बाकी सारे का यहाँ पे दिया हुआ है, अन्य महाद्वीपों का क्षेत्रफल इस प्रकार दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याद आपको ये रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? आसान सा सवाल है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ध्यान रखिएगा अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। अफ्रीका में से की बात करें 54 देश हैं, यूरोप में 49 है, एशिया में 48 है, उत्तरी अमेरिका में 23 है, दक्षिण अमेरिका में मात्र 12 देश हैं, जबकि ओशनिया में 14 देश हैं, ठीक है। ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। चलिए आगे है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? मशरूम सेल कहने मतलब कि मशरूम आप देखे होंगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हवाओं की वजह से उसके क्या होते हैं, कट छट करके वो मशरूम सेल का निर्माण कर लेते हैं, यानी आकृति जो है वो मशरूम सेल की तरह बन जाती हैं। तो ये पूछ रहा है किसका उदाहरण है ये, अपघर्षण का, भूक्षरण का, अपस्थिति का या रगड़ का? तो ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पे अपघर्षण, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक सेल या गारा सेल अपर्दनात्मक प्रकार की स्थलाकृति हैं, इसमें चट्टानों के निचले भागों में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती हैं, ठीक है। आगे है,
जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है। सवाल है, जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है, पेट्रोलियम के बड़े भंडार जापान के उत्तरी भाग में स्थित है, या फिर जापान में बड़े उपजाऊ मैदान हैं जो अनाज उगाने के लिए उपयुक्त है, या फिर कोयले और लौह अयस्क के बड़े भंडार पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है। ठीक है, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया में सबसे अधिक लवणता है। भूमध्य सागर, काला सागर, मृत सागर या लाल सागर। नाम से ही पता चल रहा होगा क्या हो जाएगा, मृत सागर। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए लवणता कितना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्नगत सागरों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर में लगभग कितना है, 238 से लेकर के 240% के आसपास है। ठीक है, हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील में है। कौन सा झील में, वान झील में है। 330 से लेकर के 335% इसमें लवणता पाई जाती है वान झील में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तुर्की में एक वान झील है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए यहाँ पे तो सही आंसर होगा मृत सागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है। रूस है, चिली है, चीन है या ब्राज़ील है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा चिली। ठीक है, क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा। सवाल समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। सवाल ये कह रहा है कि उत्तरी दक्षिणी यानी कि उत्तर और नीचे जाएंगे तो दक्षिण, तो इस तरीके से हमारा कहीं अक्षांश रेखा खींचा हुआ है। तो पूछा जा रहा है इसमें जो सबसे लंबाई वाला जो देश है वो कौन सा है। तो देखेंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा, चिली हो जाएगा। चिली देखेंगे कुछ इस तरीके से एक है ना, देखेंगे देश है जो कि सबसे ज़्यादा इसका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, बात करें हम रूस के बारे में, तो इसका बात करें हम तो ये इसका जो है रूस का, ठीक है, ये रूस में देखेंगे कि ये इसका देशांतरी विस्तार सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कुछ इस तरीके से ये फैला हुआ है, इसमें देखेंगे देशांतरी विस्तार कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो दो तरह का सवाल आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला यदि उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो चिली इसका आंसर होगा, जबकि देशांतरी विस्तार पूछा जाए आपसे तो उसका आंसर रूस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है। फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मालदीव में या क्यूबा में। सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में छोटे छोटे बहुत सारे महाद्वीप हैं। ठीक है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंडोनेशिया में लगभग 17,508 छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, फिलीपींस में कितना है, 7,641 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। सवाल है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या सुमात्रा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बोर्नियो। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, दिए गए विकल्प के अनुसार भी ध्यान रखना है, जो दिया गया ऑप्शन उसके अनुसार। ठीक है ना, डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो द्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक कितना वर्ग किलोमीटर, उसके बाद मेडागास्कर का नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद फिर सुमात्रा का, उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन का। नेक्स्ट है, सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकून किस देश में है। मंगोलिया में है, रूस में है, ग्रीनलैंड में है या फिर आइसलैंड में है। सही आंसर हो जाएगा रूस में। ये कहाँ पे है, रूस में है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख लेते हैं। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम याकोन रूस में है। यह रूस के शाखा या फिर आक्वितिया गणराज्य में इंडिगिरका नदी के तट पर स्थित एक ग्रामीण बस्ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित
सबसे बड़ा देश है? न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान या क्यूबा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है एक ऐसा देश है जो वो क्या कर सकते हैं, सीमा रहित है, और ये सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, यानी कि साथ में सीमा उसको नहीं लगा रहता है, ठीक है, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। प्रश्न अनुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जो है वो जापान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग इतना वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलीपींस का नंबर आता है, उस पर न्यूजीलैंड का नंबर आता है, फिर क्यूबा का आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सवाल है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है या फिर क्यूशू है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? होन्शु। ठीक है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, बी ऑप्शन सही होगा। डिटेल्स देख लेते हैं। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है, यानी कह सकते हैं कि जापान में 4 प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसमें से होन्शु है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, बाकी जापान की राजधानी तो आपको पता ही है, टोक्यो होगा। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? सवाल है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम? तो याद रखना है आपको यहाँ पे डेनमार्क। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो किस देश के भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? सवाल है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे विल्सन, एल वेगनर, डू टोइट, एच होइस? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए वेगनर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 से लेकर के 22.5 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपों में पिंडों यानी कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में व्यक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे हिस्सों में बट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? वेगनर साहब ने दिया था, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद भी जो भी प्रश्न बचेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सवाल है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के सरंध्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होता है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानें पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म ही नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होती हैं। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।